पहला जो आर्टिकल है दैट इज इंडियाज RCEP माइनस चाइना स्ट्रैटेजी। RCEP माइनस चाइना स्ट्रैटेजी किस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है? GS पेपर 2। IR का भी कंपोनेंट है इसमें और साथ ही साथ इकोनॉमी का भी कंपोनेंट है GS 3। ठीक है, तो न्यूज क्या आई है? न्यूज अभी ये आई है कि 22 दिसंबर 2025 इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के निगोशिएशंस हैं वो फाइनलाइज कर लिए हैं। मतलब अभी प्रभावी नहीं हुआ, अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन ये फाइनलाइज किए जा चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके साथ ही इंडिया ने क्या किया है, RCEP में ना रहकर भी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ना रहकर भी जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे पूरे रीप कर लिए हैं। RCEP में कुल 15 मेंबर हैं और 15 में से 14 मेंबर्स के साथ इंडिया ने, भारत ने FTA अपना फॉर्ज कर लिया, FTA साइन कर लिया है। यानी अब हम फ्री ट्रेड रेजिम चला सकते हैं 14 कंट्रीज में से 15 कंट्रीज आउट ऑफ 15 कंट्रीज, 14 कंट्रीज के साथ हमारा FTA साइन हो गया, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर चुके हैं। तो इससे क्या है, RCEP में हम नहीं रहे, लेकिन RCEP के जो बेनिफिट्स हैं अब हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो हम रीप करना शुरू कर देंगे। कौन सा एक मेंबर है जिसके साथ हमारा FTA नहीं है? चाइना। चाइना की वजह से ही हम RCEP से बाहर हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज RCEP। क्या है RCEP? व्हाट इज RCEP? वो तो मुझे भी पता है क्या? एक ट्रेड ब्लॉक है, FTA का एक मेगा ट्रेड ब्लॉक है जिसमें 15 कंट्रीज हैं, 15 कंट्रीज हैं। एक तरीके का ये मेगा ट्रेड ब्लॉक है जिसमें कुल मिला के कितनी कंट्रीज हैं? 15 कंट्रीज हैं। 15 कंट्रीज कौन सी? 10 जो आसियान की कंट्रीज हैं। आसियान कौन सी कंट्रीज हैं? जो इंडिया के साउथ ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट में मतलब साउथ ईस्ट एशिया की जो 10 कंट्रीज हैं उनका एक आपस में खुद का FTA है। तो ये कंट्रीज हैं और साथ ही साथ जो इनके आसियान के 5 FTA पार्टनर्स हैं, 5 FTA पार्टनर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। 5 FTA पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ऊपर से शुरू करिए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, 3 ये हो गए। चाइना प्लस जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो 10 आसियान के मेंबर्स और ये 5 FTA पार्टनर्स, कुल मिला के कितने हो गए? 15 मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब इनके बीच में एक मेगा FTA आ गया, तो एक तरीके का मेगा ट्रेड ब्लॉक हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या है बेसिकली? एक तरीके का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, एक तरीके का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कई तरीके के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अमूमन हमको क्या देखने को मिलता है, कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। जैसे हम कुछ सामान है वो UAE से मंगा रहे हैं, कुछ सामान जो है वो हम आपका न्यूजीलैंड से मंगा रहे हैं। तो अमूमन कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में ट्रेड करती हैं, तो टैरिफ लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? 10% का टैरिफ हो सकता है, 20% का टैरिफ हो सकता है। मतलब वहां से जब चीज चली 100 रुपए की है, यहां पर आई तो कितने की हो गई? 110 रुपए की, 120 रुपए की। क्या मंशा रहती है टैरिफ लगाने के पीछे? मैंने आपको बताया था दो मंशा, दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सरकार को राजस्व मिलता है, रेवेन्यू मिल रहा है। जैसे इनकम टैक्स से रेवेन्यू मिलता है वैसे ही टैरिफ से रेवेन्यू मिलता है। एक फायदा ये होता है टैरिफ लगाने का। दूसरा फायदा क्या होता है? हाँ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जैसे चाइना से सामान 10 रुपए का आ रहा है, हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, घरेलू उत्पादक हैं, वो कितने का बना रहे हैं? वो 12 रुपए का बना रहे हैं।
तो हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं वो टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे अगर हम टैरिफ नहीं लगाए। टैरिफ हमने 20% का लगा दिया तो हम भी 12 में बेच रहे हैं, उनका जो सामान 10 रुपए का आ रहा है वो भी कितने का हो गया? चाइना का जो 10 रुपए का सामान है वो भी कितने का हो गया? 12 रुपए का हो गया। तो अब क्या है, हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी। अब हम अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो टैरिफ लगाने का फायदा क्या हुआ? दो, एक तो रेवेन्यू और दूसरा क्या, यू आर प्रोटेक्टिंग योर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। ये दो फायदे हुए। लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो ट्रेड वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। ट्रेड के जो वॉल्यूम्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, वो कम होने लगते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कम होने लगेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इंडियंस जो मार्केट बाहर चाह रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट्स बाहर भेजना चाह रहे हैं, वो भी, उसमें भी हमको कमी देखने को मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। ठीक है, तो फ्री ट्रेड रेजीम जो है वो आपकी हैम्पर होने लगेगी टैरिफ की वजह से। तो कंट्रीज आपस में ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? एफटीए साइन करती हैं। फ्री ट्रेड का फायदा आपको समझ में आ गया? अभी क्या है, मान लिया आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी, बाहर के प्रोडक्ट से कंपीट कर सकता है। जैसे टाटा सफारी है, इंडिया में बिक रही है, वो आपका अफ्रीका में भी बिक रही है, मिडिल ईस्ट में भी बिक रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो है। तो अगर बहुत ज्यादा टैरिफ बाहर की कंट्रीज इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगा देंगी तो ये हमारे जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो नेगेटिवली हैम्पर होगी कि नहीं होगी? तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे एफटीए साइन हो कि जो महिंद्रा स्कॉर्पियो यहाँ पे 20 लाख की मिल जा रही है वो भी आपका वेस्ट एशिया में 20 लाख की मिले। ऐसा ना हो टैरिफ की वजह से वो 25 लाख की बिकने लगे, तो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में। तो ट्रेड के वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को पुश देने के लिए कंट्रीज क्या करती हैं? एफटीए साइन करती हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करती हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो एक प्रकार का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कई प्रकार के होते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कई प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा ये समझ लिए फिर आएंगे इस आर्टिकल पे। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नॉर्मली क्या होता है? ट्रेड कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। सबसे पहली चीज होती है, पहली सीढ़ी, पहला स्टेप होता है पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। कि कंट्रीज हैं आपस में प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लेती हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, ए और बी, और एक तीसरी कंट्री है सी। तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाई हुई हैं? 20% का टैरिफ लगाई हुई है, 20 20 20। अब ए और बी ने क्या सोचा? ए और बी ने सोचा कि यार हम क्या कर सकते हैं, आपस में एक पीटीए साइन कर लेते हैं जिससे हम आपस में ट्रेड बढ़ा सकें। तो ए और बी क्या करेंगे? पीटीए साइन कर लेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें यह होगा कि टैरिफ रहेगी लेकिन बाहर की कंट्रीज से कम रहेंगी। तो कहिए ये 10% हो जाए। तो ये होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। मतलब टैरिफ है लेकिन और कंट्रीज की तुलना में जो कंट्रीज आपस में पीटीए साइन कर रही है वहां पे जो टैरिफ्स हैं वो कम हो जाती है। तो पहली सीढ़ी ये होती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। मतलब इस अग्रीमेंट के बाहर जो नॉन मेंबर्स हैं उन पे टैरिफ ज्यादा रहेगा, लेकिन जो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में जो मेंबर्स हैं उन पे टैरिफ कम रहेगा। तो इससे क्या होगा? पहले के बनस्पत अब ए और बी आपस में ट्रेड ज्यादा कर पाएंगे, या वो कंट्री जो आपस में पीटीए साइन की हुई है वो क्या करेंगी? वो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बढ़ा पाएंगी। दूसरा, जब पीटीए मैच्योर होने लगता है तो कंट्रीज आपस में एफटीए साइन कर लेती हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एफटीए में क्या होता है? एफटीए में जो कंट्रीज आपस में ये ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रही हैं उनके बीच में 10 से, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग टैरिफ है वहां से ये जीरो पे आ जाती है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब कोई टैरिफ नहीं है। दूसरा होता है एफटीए। तीसरा क्या होता है? इकोनॉमी में आपने ये नहीं पढ़ा है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तीसरी चीज होती है आपकी कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन क्या होता है? हम्म
वो तो इसमें एफटीए में भी नहीं लग रही है। व्हाट इज कस्टम्स यूनियन? पीटीए समझ में आ गया, फिर एफटीए समझ, पीटीए में कम है और की बनस्पत, एफटीए में क्या है, जीरो कर दिया। कस्टम्स यूनियन क्या है? कस्टम्स यूनियन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे समझिएगा। 3 कंट्रीज हैं, ए बी सी, ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी का एफटीए साइन हो गया, मतलब 0% टैरिफ है, ठीक है। लेकिन ए जो है सी पे कितना लगा रहा है, 20% टैरिफ लगा रहा है। लेकिन बी जो है वो कितना लगा दे रहा है, 10% टैरिफ लगा दे रहा है। यानी सी का सामान जब ए पहुंच रहा है 120 रुपए का पहुंच रहा है, और सी का सामान जब बी में पहुंच रहा है तो कितने का, 110 रुपए का पहुंच रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सी की जो कंपनीज हैं, कंट्री सी में जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, पहले अपना सामान बी में भेजेंगी, बी में भेजेंगी, और बी का ए के साथ चूंकि एफटीए है, फिर बी से सामान ए में भेज देंगी, ठीक है। तो इसमें लॉस किसका हुआ, लॉस ए का हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कस्टम्स यूनियन में क्या होता है, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट तो रहता ही रहता है, जीरो टैरिफ रहती ही रहती है। जो नॉन मेंबर्स हैं उनमें भी कस्टम ड्यूटीज जो रहती हैं या टैरिफ जो होती हैं उसको एक करना रहता है। ए को लॉस ऐसे होगा क्योंकि सी बी जो है वो सी पे 10% का टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। और ए जो है सी पे कितना, 20% का टैरिफ लगा रहा है। ए और बी का क्या है, एफटीए साइंड है, ठीक है। अब जब सी का सामान बी में पहुंच रहा है तो 110 रुपए का पहुंच रहा है, लेकिन ए में पहुंच रहा है तो कितने का पहुंच रहा है, 120 रुपए का पहुंच रहा है, ठीक है। तो कायदे से होना क्या चाहिए था, सी को डायरेक्टली ए को एक्सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन अब सी की जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, पहले अपना सामान कंट्री बी में एक्सपोर्ट करेंगी, और चूंकि बी और ए का एफटीए साइंड है तो 0% टैरिफ पे, मतलब 110 रुपए में ही पहुंचेगा। तो टैरिफ का मजा किसने उठा लिया, कंट्री बी ने, और ए का क्या हुआ, लॉस हो गया। उसको जहां 20%, मतलब 20 रुपए मिलने चाहिए थे, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हार्मोनाइज करने के लिए कस्टम्स यूनियन होता है। कस्टम्स यूनियन में एफटीए तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, एक हार्मोनाइज्ड कस्टम ड्यूटीज या टैरिफ मेंटेन करना रहता है। जैसे ईयू है, ईयू एक कस्टम्स यूनियन भी है, यूरोपियन यूनियन कस्टम्स यूनियन भी है। मतलब फ्रांस जर्मनी आपस में तो फ्री ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस और जर्मनी इंडिया पे जो टैरिफ लगाए हुए हैं वो सेम होगा, वो सेम होगा। यही है आपका कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन अचीव हो जाता है तो अगली चीज क्या हो जाती है, कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट क्या होता है कि मतलब ये सारी चीजें तो हैं ही, कस्टम्स यूनियन एफटीए वगैरह तो है ही, साथ ही साथ जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल है, जो लोगों की आवाजाही है, सामान की आवाजाही है, उसको भी सुगम कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब यहां पर खाली हम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स की, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन मार्केट में क्या कर दिया जाता है कि मान लीजिए कोई बैंकिंग प्रोफेशनल है, कोई एमबीए जर्मनी में किया हुआ है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो फ्रांस जाके अपना काम कर सकता है, समझ गए बात। इटली का कोई व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, वो जर्मनी मूव कर सकता है। तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं रहता है, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, ये भी पॉसिबल होता है कॉमन मार्केट में। तो कॉमन मार्केट में वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कस्टम यूनियन में है या जो एफटीए में है। साथ ही साथ कॉमन मार्केट क्या है, एक एकीकृत मार्केट, एक कॉमन मार्केट प्रोवाइड कर रहा है जहां मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स जो है वो आपका फैसिलिटेट हो रहा है। जो लास्ट स्टेप है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का वो होता है आपका इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, कॉमन मार्केट वाली सारे कंपोनेंट्स इकोनॉमिक यूनियन में रहता है। लेकिन अब क्या है, इकोनॉमिक यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी भी हार्मोनाइज कर लेती है। कि मान लीजिए एक इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें ए भी मेंबर है, बी भी मेंबर है, सी भी मेंबर है, ठीक है। तो ए जो रेपो रेट रखेगा वही बी भी रेपो रेट रखेगा, वही सी भी, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन आती है इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसीज हो चाहे वो फिस्कल पॉलिसी। मतलब जो फिस्कल टैक्सेशन है, मान लीजिए इटली है, इटली कॉमन मार्केट आ गया,
लेकिन इटली ने अपने लोगों पे जो इनकम टैक्स लगा रखा है वो 20% का लगा रखा है, और फ्रांस ने खाली 10% का लगा रखा है। कॉमन मार्केट है, लोग कहीं से कहीं मूव कर सकते हैं। तो लोग इटली में रहना पसंद करेंगे या फ्रांस में? फ्रांस में, क्योंकि क्योंकि यहां पे जो इनकम टैक्स है वो आपका कम है। ठीक है, तो इकोनॉमिक यूनियन वाली स्टेज में जो फिस्कल पॉलिसीज हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, चाहे टैक्सेशन से संबंधित, चाहे आपका सब्सिडी से संबंधित, उनको भी हार्मोनाइज कर दिया जाता है इकोनॉमिक यूनियन में। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन का एक एग्जांपल क्या है? ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। दिस इज योर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब आर्टिकल क्या था हमारा? आर्टिकल हमारा है आरसीपी माइनस चाइना स्ट्रेटेजी। आरसीपी क्या है वो आपको समझ में आ गया? आरसीपी एक मेगा ट्रेड ब्लॉक है, मतलब 15 कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वो साइन किया हुआ है। कौन से कंट्रीज हैं? जो 10 आसियान की कंट्रीज हैं उसके जो 5 एफटीए मेंबर्स हैं, ऊपर से शुरू करिए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, निगोसिएशंस जो हैं कब शुरू हुए थे? इसके निगोशिएशन आपके सन 2012 में शुरू हो गए थे, और इंडिया जो है राइट फ्रॉम द निगोशिएशन स्टेज आरसीईपी का पार्ट था। इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था। कुल मिला के 16 मेंबर होने थे आरसीईपी में, 16 मेंबर होने थे। इंडिया थ्रू आउट निगोशिएशन आरसीईपी का पार्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया को भी था अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करे, उसको भी फ्री मार्केट चाहिए थे कि अपनी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसका वो फायदा उठा पाए बाहर के मार्केट पे। तो 2012 में निगोशिएशन शुरू हुए हैं। आरसीईपी का आइडिया है वो 2012 के पहले आ गया था, लेकिन निगोशिएशन 2012 से शुरू हुए। निगोशिएशन एंड हुए हैं कब? निगोशिएशन एंड हुए हैं 2019 में। ठीक है, और आरसीईपी का जो ड्राफ्ट है वो फाइनलाइज हो जाता है 2019 में। यही वो समय है जब इंडिया जो है आरसीईपी से पुल आउट कर लेता है। आरसीईपी से पुल आउट मतलब करीब करीब 7-8 साल निगोशिएट किया, ठीक है, टर्म्स रखे, लेकिन 2019 में जब ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ है तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि इंडिया आरसीईपी का मेंबर नहीं बनेगा। 2022 में आरसीईपी जो है वो फोर्स में आ गया। 2022 में आरसीईपी है वो आपका इफेक्टिव हो चुका है। आरसीईपी इज ऑपरेशनल नाउ, लेकिन 2019 में इंडिया पुल आउट कर गया। और इंडिया पुल आउट क्यों किया है? इंडिया के कुछ खुद के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रीजंस थे। ठीक है, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया ने पुल आउट किया। इंडिया ने इसलिए पुल आउट किया क्योंकि इंडिया ने यह रियलाइज किया कि अभी उसका मार्केट उतना मैच्योर नहीं है कि वो जो कॉम्पिटिटिव आसियान का मैन्युफैक्चरिंग है या चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरीली चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उससे कंपटीशन झेल पाए। उसको ये लगा कि भाई हमारे यहां तो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, ठीक है, छोटी फैक्ट्रीज हैं, डेयरी इंडस्ट्री है वो बहुत छोटी है, जो हमारे एग्रीकल्चर है उसमें भी क्या है, छोटे किसान है। तो हमारे यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम एफटीए का पार्ट हो जा रहे हैं, इस एफटीए का पार्ट हो जा रहे हैं, तो क्या होगा? वी वुड बी ओपनिंग आवर गेट्स टू चीप चाइनीज प्रोडक्ट। चाइना का जो प्रोडक्शन मिल्यू है दैट इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी सुपीरियर टू इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ चाइना की वजह से, सिर्फ चाइना फैक्टर की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? चाइना फैक्टर की वजह से इंडिया जो है वो 2019 में पुल आउट कर लेता है। क्योंकि इंडिया को यह रियलाइज होता है, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको यह रियलाइज होता है कि हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, वो जो ऑनस्लॉट है चीप चाइनीज प्रोडक्ट का वो झेल नहीं पाएंगे। और चूंकि आप एफटीए साइन कर चुके हैं तो आप बाध्य हैं कि आपको जीरो टैरिफ पे चाइनीज प्रोडक्ट्स अपने टेरिटरी पे लाने पड़ेंगे। तो हमारी जितने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बैठ जाएंगे। दूसरी चीज क्या है? न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या है, बहुत लार्ज स्केल में डेयरी हार्वेस्टिंग होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे अपने यहाँ क्या है, छोटे किसान है, 8 गाय भैंस हैं, 10, 15, 20 हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या है, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, 5,000 भैंसें हैं, ठीक है, बफलोज हैं, और भी जो मिल्च हैं, ठीक है। तो वहां पे जो डेयरी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास, और साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट्स बहुत चीप हैं क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो रियलाइज किए हुए हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा डेयरी सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, और चाइना की वजह से एमएसएमई सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, जो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव हैं,
जिससे एक सब्सटैंशियल पॉलिटिकल इकोनॉमी जुड़ी हुई है इंडिया की, वो भी सेक्रीफाइस हो रहे थे। तो 2019 में इंडिया क्या डिसाइड करता है? इंडिया ये डिसाइड करता है कि हम इसका पार्ट नहीं होंगे, आरसीईपी जो मेगा ट्रेड ब्लॉक है उसका पार्ट नहीं होगा। एक हो गया चाइना फैक्टर, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा था कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा इंडिया में, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा क्या, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की वजह से जो डेयरी है और एग्रीकल्चर है वो हमारा सफर करेगी। और तीसरा क्या, इंडिया ने एक हवाला यह भी दिया था कि जो हमारे टर्म्स हैं उसको ठीक से सुना नहीं गया है और आरसीईपी के ड्राफ्ट में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो सबसे ज्यादा किस चीज में है? सर्विसेज में, सर्विसेज में है। इंडिया का ये कहना था कि एफटीए के माध्यम से गुड्स या मर्चेंडाइज है, ठीक है, उनकी आवाजाही को तो हम सुगम बना रहे हैं, लेकिन सर्विसेज जहां पर हमारा कॉस्ट एडवांटेज है या कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। मतलब लोगों की मूवमेंट को भी अलाउ करना चाहिए कि मान लीजिए इंडियन कोई बैंकिंग प्रोफेशनल है, वो आपका सिंगापुर जाके ऐसे ही काम कर सके, ठीक है, या चाइना जाके काम कर सके, तो सर्विसेज को इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आरसीईपी से इंडिया जो है 2019 में पुल आउट कर लेता है, ठीक है, और एक दूसरी ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी है वो डिवाइस करता है। ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी है वो डिवाइस करना है, क्योंकि भाई एफटीए है वो भी जरूरी है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी जरूरी है, हमको अब अपने एक्सपोर्ट्स को और बूस्ट करना है, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को सक्सेसफुल करना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस का पार्ट बनना है। तो इसके लिए हमको सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक मार्केट नहीं चाहिए, इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, हमको बाहर के भी मार्केट्स चाहिए। तो हमने एक फेज्ड वाइज मैनर में चाइना को छोड़ के जो 14 मेंबर्स हैं उनके साथ एफटीए है वो साइन करना शुरू कर दिया, उसके साथ एफटीए साइन करना शुरू कर दिया। इसी स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं? इसी स्ट्रैटेजी को हम आरसीईपी माइनस चाइना स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है। अब 14 में से 15 कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए जो है वो साइंड है। न्यूजीलैंड के साथ मतलब अभी पूरी तरीके से साइन नहीं है, लेकिन 22 दिसंबर को निगोशिएशन खत्म हो गए, लेकिन अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, अभी कुछ समय में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा 15 में से 14 कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आरसीईपी माइनस चाइना स्ट्रेटेजी। हमने क्या किया, वॉर फुटिंग पे एफटीए जो है वो साइन करना शुरू कर दिए थे बहुत पहले से, क्योंकि राइट फ्रॉम द निगोशिएशन स्टेज हमको ये पता था कि इंडिया के जो टर्म्स हैं वो पूरी तरीके से माने नहीं जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले 2010 में आईटीगा साइन किया। आईटीगा क्या है डिस्कस कर चुके हैं, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। आसियान के साथ, आसियान मतलब जो 10 कंट्रीज हैं उनके साथ एक एफटीए हमने साइन कर लिया। तो 14 में से 10 कंट्री के साथ 2010 में ही हमने एक एफटीए साइन कर लिया। अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसमें यह था कि जो आसियान के साथ एफटीए जिसको हम आईटीगा कहते हैं, ठीक है, वो 2010 में इन प्लेस आ चुकी थी, लेकिन इसका मैक्सिमम फायदा किसको मिल रहा है? इसका मैक्सिमम फायदा जो है आसियान कंट्रीज को मिल रहा है, इंडिया को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो अभी जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो रीनिगोशिएट कर रहे हैं कि हमको आईटीगा के जो टर्म्स हैं उनको रीनिगोशिएट करना है, ठीक है। सो द निगोशिएशन और रीनिगोशिएशन इज गोइंग ऑन। अभी हम क्या देखेंगे, कुछ समय में हम ये देखेंगे कि आईटीगा में नए मोडालिटीज भी ऐड की जाएंगी। 2010 के बाद 2000 उसी साल 2010 में हम क्या करते हैं, साउथ कोरिया के साथ भी सेपा साइन कर लेते हैं। सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा। सेपा क्या होता है? मतलब एफटीए के कंपोनेंट तो रहते ही हैं सेपा में, इसके अलावा जैसे सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन सारे फ्रंट्स पे भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस हैं वो डाले जाते हैं। इसीलिए ये एफटीए से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, इसीलिए इनको सेपा कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो एक तरीके का ये एफटीए ही है, लेकिन इसमें और भी प्रोविजन ऐड किए जाते हैं। तो
2010 में हमने आसियान के साथ 10 कंट्रीज के साथ आईटी का साइन किया। उसके बाद 11वीं कंट्री साउथ कोरिया के साथ हम सेपा साइन कर ले रहे हैं 2010 में। ठीक एक साल बाद 2011 में हम क्या कर रहे हैं, जापान के साथ भी सेपा साइन कर ले रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, फिर क्या है 2022 में 13वीं कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक्टा साइन कर ले रहे हैं, ECTA, इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, ECTA। ये सारे क्या है, मतलब एक तरीके से समझिए कि ये FTA प्लस टाइप के कुछ प्रोविजंस है। मतलब FTA तो इसमें शामिल ही शामिल है, ठीक है, कुछ और भी प्रोविजंस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेके मूवमेंट ऑफ पीपल, जैसे वीजा रेजीम है उसको लिबरलाइज कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मान लिए 10,000 इंडियंस को बस अलाउड करती है सर्विस प्रोफेशनल्स को मूव करने के लिए हर साल। तो क्या होगा, एक्टा में कहिए 15,000 कर दे या 12,000 कर दे, इन एडिशन टू FTA। ठीक है, तो 13वीं कंट्री जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया थी। और अब फाइनली 2025 में हमको क्या देखने को मिल रहा है, 2025 में हम न्यूजीलैंड के साथ है वो FTA जो है अपना, ठीक है, वो निगोशिएट कर चुके हैं। हालांकि ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसी स्ट्रैटेजी को हम RCEP माइनस चाइना स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब देखिए चाइना के साथ हमारा FTA नहीं है, चाइना के साथ हमारा PTA है, जिसको हम क्या कहते हैं, APTA, एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट। एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट, चाइना के साथ हमने FTA नहीं साइन किया है, लेकिन एक प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट हमने साइन किया जिसको हम APTA कहते हैं, एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, FTA क्या है, एकदम जीरो टैरिफ ऑन वेरियस लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन APTA क्या है, एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है, मतलब कुछ चुनिंदा चीजों पे भी हमने कम टैरिफ रखा है चाइनीज गुड्स पे। टैरिफ को ऑल टुगेदर स्लॉटर नहीं कर दिया है, लेकिन इसको हमने कम रखा है और कुछ प्रोडक्ट लाइन पे रखा है। तो चाइना के साथ हमारा अभी FTA नहीं है। मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल रहा है इससे, मतलब इसी टाइप का कि इंडिया ऑल्सो हैज एन FTA विद चाइना, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। हमारा एक तरीके का प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है, बाकी कंट्रीज के साथ हमारा FTA साइंड है, 15 में से 14 कंट्रीज के साथ हमारा FTA साइंड है। अब इससे फायदा क्या हुआ इस स्ट्रैटेजी से, मतलब इट्स अ डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया कि हम RCEP का पार्ट नहीं है, लेकिन RCEP के सारे फायदे हमको मिल रहे हैं। हम एक कैलिब्रेटेड फैशन में रिस्क अपना मैनेज कर पाए, हम एक कैलिब्रेटेड फैशन में अपना जो रिस्क है वो मैनेज कर पाए। ठीक है, मतलब जो डिप्लोमेसी हमने हमने इस्तेमाल की, अप्लाई की है, दैट हैज रीप्ड बेनिफिट्स फॉर इंडिया, कि हमने इंडिया को चाइना के चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से भी बचा लिया। ठीक है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी सेव कर लिया। FTA जब हम साइन किए तो हर कंट्री के साथ हमने कैसे साइन किया है, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने FTA साइन किया है तो हमने अपनी डेयरी इंडस्ट्री बचाते हुए किया है। ये सारी चीजें हम RCEP में नहीं कर पाते। लेकिन जब आप वन ऑन वन कंट्रीज के साथ निगोशिएट करते हैं अपने टर्म्स को, तो आप क्या करते हैं, जो अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं उसको बचाते हैं। तो हमने FTA भी साइन कर लिया, लेकिन अपना डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ नहीं खोला है। हमने जहां हमको फायदा होना है, जैसे मूवमेंट ऑफ पीपल है, लिबरलाइज्ड वीजा रेजिम है, वहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ बात की है, एक्टा के थ्रू, FTA के थ्रू। इंडिया ने अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है डिप्लोमेसी के माध्यम से सिक्योर किए हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट। सो दिस वाज RCEP माइनस चाइना। अगला आर्टिकल है हमारा इंडियाज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। द हिंदू का आर्टिकल है ये, ठीक है,
किस पेपर से एसोसिएटेड है? जीएस पेपर 2 एंड 3, मतलब इसमें इकोनॉमी वाला भी कंपोनेंट है, आईआर वाला भी कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम क्या है, हम नेट एनर्जी इंपोर्टर है। इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है एनर्जी के? हम नेट एनर्जी इंपोर्टर है। ऑलमोस्ट 85 to 90% जो क्रूड है हम बाहर से सोर्स करते हैं। हमारे पास डोमेस्टिक ऑयल वेल्स हैं, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स हैं पेट्रोल की, डीजल की, उसको मीट कर पाए। तो हम 85 से 90% क्रूड जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर। किन दो कंट्रीज के बाद? चाइना और यूएस के बाद तीसरा सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। हम क्या एस्पायर कर रहे हैं? डेवलप्ड होने का। डेवलपिंग कंट्री है, आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत 2047 का हमारा लक्ष्य है। 2047 तक हम क्या एस्पायर कर रहे हैं? हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाए। डेवलप्ड होंगे तो हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन है वो बढ़ेगी, रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ता जाएगा, अर्बनाइजेशन का पेस है, और नए अर्बन सेंटर्स हम देखेंगे। जो एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर्स है वो एक्सपेंड होते हुए हम देखेंगे। ठीक है, गाड़ियां और चलती जाएंगी। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो मिडिल क्लास राइज कर रहा है इंडिया का, अभी सड़कों पे और गाड़ियां आनी है। क्रूड पे जो डिपेंडेंसी है, पर डे जो क्रूड हम कंज्यूम कर रहे हैं मैक्रो लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इसका भी जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा। इसका जो वॉल्यूम है, जैसे जैसे हम डेवलपिंग से डेवलप्ड होंगे, हमारा जो एनर्जी इंटेंसिटी है कंजम्पशन की वो बढ़ती जाएगी, हमको और एनर्जी चाहिए होगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और है क्या, हम एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्रूड हमको बाहर से लेना पड़ रहा है, 85 से 90% फ्यूल हमारा बाहर से आ रहा है। तो हमको एनर्जी सिक्योरिटी को रोबस्ट रखना, एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमको ये चाहिए कि हम अपने डिप्लोमेटिक लेवरेज को ठीक से इस्तेमाल करें ग्लोबली। ठीक है, हम अपना जो इंपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करें। हम 1 2 3 4 5 कंट्री पे आश्रित ना रहें, हम कई जगह से तेल खरीदें। हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन हम सिर्फ वेस्ट एशिया में निर्भर ना रहें, या हम सिर्फ रशिया पे निर्भर ना रहें। हम वेस्ट एशिया से भी तेल खरीदें, हम रशिया से भी तेल खरीदें, हम वेनेजुएला से भी तेल खरीदें, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का आप कुछ कह नहीं सकते हैं। अचानक से इजराइल पैलेस्टीन में वॉर हो गई, वेस्ट एशिया से जो सप्लाई चेन है ऑयल की वो डिसरप्ट हो गई। जो क्रूड हमको $70 पर बैरल पड़ रहा था वो अचानक से 105 बैरल का हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व है वो खाली होगा, हमारे ऊपर जो फिस्कल प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करें, ज्यादा से ज्यादा मार्केट से हम एनर्जी लेने की कोशिश करें। तो जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन रही है, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो हमारा मेजर फ्रूट सप्लायर था वो रहा है सऊदी अरेबिया। एक समय था जब हम सऊदी अरेबिया से करीब करीब अपना जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका 2/3, जो 2/3 ऑयल नीड्स है इंडिया की, वो आपका सऊदी अरेबिया से मीट की जाती थी। फिर हमने थोड़ा थोड़ा उसी रीजन में डाइवर्सिफाई करने का सोचा, वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से फिर हम 70% प्रोक्योर करने लगे। वेस्ट एशिया से हम 70% प्रोक्योर करने लगे, मतलब सऊदी अरेबिया से हमने रिलायंस कम किया, और अगल बगल की जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी उनसे तेल, जैसे इराक हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, इनसे तेल बढ़ाना शुरू किया कि खाली एक सेलर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सेलर होने चाहिए। तो 2005 के पहले तक क्या था, 2005 के पहले तक हमने वेस्ट एशिया से हम 70% तेल लेते थे, 70% तेल लेते थे। अभी भी सऊदी का जो शेयर था वो सबसे ज्यादा था, कितना? 17%।
17%। कहाँ 2/3? 66%। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने सऊदी से तेल लेना कम किया और इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की 2005 के पहले तक। तब भी हमको क्या देखने को मिलता था, वेस्ट एशिया जो है वो हमारा प्राइमरी सप्लायर है। लेकिन अब हम सिर्फ सऊदी अरेबिया पर रिलायंट नहीं थे, हम और भी जो कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी है, ईरान है, इराक है। ईरान जो है वो आपका मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन वेस्ट एशिया का पार्ट है। तो हमने सऊदी से, ईरान से, इराक से, ओमान से, यूएई से, कुवैत से, इन सारी कंट्रीज से भी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी। बट अभी भी हम वेस्ट एशिया में कंसंट्रेटेड रहे 2005 तक। इनफैक्ट वेस्ट एशिया वाज आवर प्राइमरी सप्लायर। सऊदी से हम 17% लेते थे, ईरान से हम 11% तेल लेते थे, ठीक है। इराक से हम करीब करीब वही 10.5-11% के आसपास तेल लेते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2005 से जो 15 वाला पीरियड रहा है, यहां पर हमने क्या रियलाइज किया, हमने ये रियलाइज किया कि खाली पहले था कि एक कंट्री से हमको नहीं लेना है सारा तेल या मैक्सिमम तेल, अब क्या है, एक रीजन से नहीं तेल लेना है। क्योंकि वेस्ट एशिया में परपेचुअल टेंशन चलती रहती है। ईरान सऊदी अरेबिया की नहीं बन रही है, इसराइल पैलेस्टीन की नहीं बन रही है, कुवैत सऊदी अरेबिया की नहीं बन रही है, ठीक है। फाइटर जेट चले अचानक से, जो इंटरनेशनल क्रूड है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसके प्राइसेस हैं वो हाइक कर गए। प्राइसेस हाइक कर गए तो क्या हुआ, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे असर पड़ने लगा डायरेक्ट। तो 2005 में हमने रियलाइज किया कि हमको अब खाली रीजन स्पेसिफिक नहीं रहना है, हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको और बढ़ाने की जरूरत, हमको और रीजन से भी तेल लेने की आवश्यकता है। तो हम वेस्ट एशिया से तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी सप्लायर है और ये आने वाले कुछ सालों तक प्राइमरी सप्लायर ही रहेगा। लेकिन हमको अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। आइडिया इज नॉट टू कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, आइडिया इज नॉट टू कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, और हमको अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। हम वेस्ट एशिया से तो तेल लेते रहेंगे, लेकिन जो मात्रा है वो कम कर देंगे। हम अब अफ्रीका से भी तेल लेंगे, नाइजीरिया है, अंगोला है, वहां से भी तेल खरीदेंगे। हम साउथ अमेरिका भी आ जाएंगे, हम वेनेजुला से भी तेल लेंगे, हम रशिया से भी थोड़ा बहुत तेल लेंगे, हम अमेरिका में शेल रिजर्व्स हैं, हम वहां से भी तेल लेंगे, कि हम एक जगह आश्रित ना रहें और कोई हमारी आर्म ट्विस्टिंग ना कर पाए, कोई हमारी आर्म ट्विस्टिंग ना कर पाए। तो 2005 से 2015 के बीच हमने क्या किया, जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी है उसको डाइवर्सिफाई किया। हम नए मार्केट्स हैं उसमें वेंचर करने लगे, नए मार्केट्स हैं हम उसमें वेंचर करना शुरू कर दिए। जैसे आपका अफ्रीका हो गया, जैसे आपका सदर्न अमेरिका हो गया, वेनेजुला, साउथ अमेरिका, वेनेजुला से हमने काफी तेल लिया, अफ्रीका में अंगोला, नाइजीरिया, यहां से हम अपना जो वॉल्यूम है, इंपोर्ट का वॉल्यूम है वो बढ़ाते गए, और वेस्ट एशिया से हम कम करते रह गए। कट टू 2011-12, ये स्ट्रैटेजी है थोड़े बहुत फ्रूट्स बेयर करना शुरू की, और वेस्ट एशिया पे जो हमारा रिलायंस था वो आपका 70% से जो थोड़ा सा अधिक हुआ करता था वो कम होके 60% हो गया, 60% के आसपास हो गया, 60% के आसपास हो गया। और अब हम अफ्रीका से 20% तेल लेने लगे, जो हमारे डोमेस्टिक नीड्स हैं उसका 20% हिस्सा जो है वो आपका अफ्रीका से आना शुरू हो गया। 2010 में एक घटना घटती है, वो क्या, ईरान जो है वो क्या कर रहा है, ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो डेवलप कर रहा है 2010, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को, और वो इन्वेस्टिगेशन में ये पा रही हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो डेवलप करने में लगा हुआ है। वो यूरेनियम को इस लेवल पे एनरिच करने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए। तो 2010 में क्या होता है, यूएनएससी है वो ईरान पे सैंक्शंस लगा देती है, ईरान पे सैंक्शंस लगा देती है। उसका असर क्या होता है, उसका ये असर होता है कि कंट्रीज हैं अब ईरान के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट कम करना शुरू कर देती हैं। उनको डर लगता है कि भाई हम ईरान से एंगेज करेंगे तो हम पे भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। 2011 में पहले यूएनएससी करती है, अब क्या है, यूएस भी सैंक्शंस लगा देता है ईरान पे, ठीक है। और यूएस जो है वो आर्म ट्विस्टिंग भी करता है,
उसका ये कहना है कि मतलब वो कंट्रीज या वो कंपनीज जो ईरान की कंपनीज के साथ एंगेज करेंगी, हम उन पे भी सैंक्शंस लगा देंगे। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया जो अपना इंपोर्ट है जो 10.5% के आसपास का रहता है, 11% के आसपास का रहता है, उसको कम करके 7.1% कर देता है, 7.1% कर देता है। तो ईरान से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, 2016 में थोड़ा सा रिस्पाइट होता है, 2016 में थोड़ा सा रिस्पाइट हमको देखने को मिलता है, और ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक तरीके का अग्रीमेंट है जो ईरान और जो P5 मतलब जो न्यूक्लियर पावर कह रहा हूं, जो वीटो पावर वाले नेशंस हैं उनके बीच में और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है, जिसमें ईरान कहता है कि भाई ठीक है, अब हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो बंद कर देंगे, एक लेवल तक एनरिच करेंगे जिससे हम बस एनर्जी में इस्तेमाल कर पाए, हमको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है। तो JCPOA जब साइन हो जाता है तो थोड़ा सा हमको रिस्पाइट मिलता है, जो 11% से 7.1% आगे होता है इंडिया का इंपोर्ट, वो फिर बढ़ के 12.7% हो जाता है। लेकिन ठीक अगले साल 2017 में ट्रंप आ जाते हैं, बैरक ओबामा चले जाते हैं, और ट्रंप दोबारा से सैंक्शंस लगा देते हैं। वो JCPOA से यूएस जो है बाहर आ जाता है। ट्रम्प जो है वो यूएस को JCPOA से बाहर, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जो क्या था, जो एक तरीके का कहिए जो डेडलॉक था 2010 के बाद से, उसको तोड़ता है, उससे बाहर आ जाते हैं JCPOA में। दोबारा से ट्रम्प के आने के बाद से हमको सैंक्शंस देखने को मिलता है। अब सैंक्शंस लग गए तो इंडिया को करीब करीब जो 91% तेल हम लेते थे ईरान से, उसमें कटौती करनी पड़ती है। यानी फिर से जो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स हैं 2017 में, कहां से, ईरान से, वो कम हो जाते हैं, और इसका सीधा असर हमको अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में देखने को मिलता है। तेल के प्राइसेस ऊपर नीचे होने लगते हैं। अब आम आदमी को सरकार क्या करती है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तेल के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार सब्सिडाइज करती है रिफाइनरीज को, ऑयल कंपनीज को, तो सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अब यहां से 2017 के बाद से हम अपनी डिप्लोमेसी को और ज्यादा प्रैग्मेटिक कर देते हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी की ओर और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब ये हो जाता है कि अब हमको कुछ रीजन से नहीं, कुछ कंट्री से नहीं, मैक्सिमम जो मार्केट्स हैं अराउंड द ग्लोब, वहां से हमको प्रोक्योर करना है, कि हम किसी एक सिंगल कंट्री या किसी सिंगल रीजन पे आश्रित ना रहें। ठीक है, उसका असर ये रहता है कि बहुत जल्दी हमको ये देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो 40 प्लस कंट्री से अपना जो क्रूड है उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देता है। अगला जो मेजर एक माइलस्टोन आता है वो कब आता है, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है। 2022 में रशियन कंपनीज पे सैंक्शंस लग जाते हैं, तो छोटी कंट्रीज हैं, यूएस सैंक्शंस लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो भी सैंक्शंस लगा रही है। ठीक है, और रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब रशिया को भी एक सर्वाइवल मोड में रहना है, उसको भी क्या चाहिए, एक्सटर्नल ट्रेड कट हो चुके हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उसके जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके यूरोपियन अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए हैं, तो उसको भी एंगेज करना है। तो उसकी वजह से रशिया जो है बहुत डीप डिस्काउंट पे तेल देना शुरू कर देता है, लेकिन उसको लेगा कौन, छोटी कंट्रीज तो किनारे हो जाएंगी, क्योंकि उनको यूएस के और ईयू के सैंक्शंस का डर है। चाइना और इंडिया बल्क में तेल लेना शुरू कर देती है। ठीक है, क्या रीजन रहते हैं, जो रशियन यूराल क्या है, वहां के तेल को कहते हैं रशियन यूराल्स। ठीक है, उसके एक तो दाम बहुत कम हो जाते हैं, जो 79 डॉलर पर बैरल है, वो दाम आपका कम होके $66 पर बैरल, मतलब डीप डिस्काउंट पे इंडिया को मिल रहा है, एक चीज। दूसरा क्या है, जो रशियन यूराल जो थिकनेस है, जो विस्कोसिटी है, वो इंडियन रिफाइनरीज को सूट करती है। ठीक है, जो इंडियन रिफाइनरीज हैं वो अमेरिकन शेल से ज्यादा आसानी से जो रशियन यूराल्स हैं उनको क्या कर सकती है, रिफाइन कर सकती है। तो इन दो कारणों की वजह से, एक तो हमारा पैसा बच रहा है, सस्ते में हमको तेल मिल रहा है $79 का, $66, और दूसरा क्या, जो हमारी इंडिया क्या है, इंडिया रिफाइनरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा तेल कोई रिफाइन करता है, हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं,
लेकिन जो सबसे ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी है दुनिया में किसी एक कंट्री की, तो इंडिया की है। इवन मिडिल ईस्ट से भी जो तेल आता है वो हम रिफाइन करते हैं, फिर वो यूरोप जाता है या साउथ ईस्ट एशिया जाता है। ठीक है, जो आपका जामनगर रिफाइनरी वगैरह सुना है ना आपने, जामनगर रिफाइनरी, वहां पर आपका रिफाइनिंग होती है। तो रशियन यूरल्स जो है वो इंडियन रिफाइनरी को सूट करते हैं और डीप डिस्काउंट में हमको तेल मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम अपना जो रशियन परचेज है, रशियन ऑयल परचेज है, वो बढ़ा देते हैं। बहुत कम समय में 2021-22 में हम सिर्फ 2% के आसपास रशियन क्रूड है वो इंपोर्ट किया करते थे, जो कि सन 24-25 में, 2024-25 में बढ़ के कितना हो गया है, 35.8% पहुंच जा रहा है। मतलब एक तिहाई से भी ज्यादा, मोर देन 1/3 ऑफ इंडियाज क्रूड नीड्स हैव बीन मेट बाय रशिया इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है, कहा 2%, अचानक से हम स्पाइक देख रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सस्ते में और बहुत हाई क्वालिटी तेल जो है वो रशिया से मिलने लग रहा है डीप डिस्काउंट पे, डीप डिस्काउंट पे। ठीक है, अभी के कंपोजिशन की बात करें, अभी के कंपोजिशन की बात करें, तो करेंटली वेस्ट एशिया अभी भी हमारा मेजर सप्लायर है। लेकिन कितना था 2005 के आसपास 70% जो तेल हम कहां से प्रोक्योर कर रहे थे, वेस्ट एशिया से। ये नंबर आपका कम होके 40 to 45% हो गया। हमने रिलायंस कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि इंडियन ऑफिसेस को ये रियलाइज हुआ, साउथ ब्लॉक को ये रियलाइज हुआ कि वेस्ट एशिया जो है वो परपेचुअल टेंशन में रहता है। परपेचुअल, कभी ईरान में दिक्कत चल रही है, कभी इसराइल में दिक्कत चल रही है, कभी पैलेस्टीन में दिक्कत चल रही है। तो हम ओवरटली रिलाय नहीं कर सकते हैं या ओवर रिलायंस नहीं कर सकते हैं। तो हमने 70% से जो अपना रिलायंस है वो काट के कितना कर दिया है, 40-45। और वन टाइम बाइंग है नहीं, आपको क्रूड डे टू डे बेसिस पे चाहिए, पर डे क्रूड आपको चाहिए, पर डे आपको पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है अपनी गाड़ी में। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक स्टेबल कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए। तो वेस्ट एशिया से हमने क्या किया है, अपना जो सप्लाई है वो ओवर द डिकेट्स हम इसको कम करते गए। 70%, एक समय था जब मैंने आपको बताया था खाली खाली सऊदी अरेबिया से हम 2/3 66% एनर्जी नीड से अपनी मीट करते थे। लेकिन अभी क्या है, पूरे पूरे वेस्ट एशिया से हम सिर्फ 40-45% कर रहे हैं, जो कि 2005 तक आपका 70% के आसपास था। अफ्रीका से अभी जो कंपोजिशन है जो 20% हो गया था। अफ्रीका में भी टर्मोइल रहते हैं, अफ्रीका में भी टर्मोइल हमको देखने को मिलता है। तो वहां से भी हमने थोड़ा सा रिलायंस कट किया, जहां 20% पहुंच गया था नंबर 2010 के आसपास तक। वहां से अब हम 8 से 10% जो इंपोर्ट्स हैं वो पूरा कर रहे हैं। रशिया जो है मेजर प्लेयर है, एक सिंगल कंट्री। पहले सऊदी अरेबिया थी, ठीक है, जो एक टाइम पे 66% क्रूड नीड्स हमारी पूरा करती थी, वो कम होके 17% हुई। अभी रशिया जो है वो हमारा मोर देन 1/3 नीड पूरी कर रहा है, मतलब लगभग लगभग 35.8% के आसपास। ठीक है, तो दिस इज अ करंट कंपोजिशन। अभी क्या है, अभी दोबारा से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी दैट हैज कम एट अ फोकल पॉइंट। रीजन क्या है, यूएस को क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल कम्युनिटी को क्या देखने को मिल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर है वो सीज नहीं हो रही है। तो अब क्या है, प्रेशर और बढ़ाया जा रहा है, रशिया पे एडिशनल सैंक्शंस हमको देखने को मिल रहा है। एडिशनल सैंक्शंस की वजह से अभी हमने देखा रोजनेफ्ट और लुकोइल, ये आर्टिकल किया था कि नहीं किया था, रोजनेफ्ट और लुकोइल पे और सैंक्शंस हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडिया पे भी 25% टैरिफ डाल दी गई है। तो इंडिया भी अब धीरे धीरे जो रशियन क्रूड पे जो रिलायंस है वो कम कर रहा है, रशियन क्रूड पे जो रिलायंस है वो कम कर रहा है, और यूएस से प्रोक्योरमेंट जो है वो बढ़ा रहा है। यूएस से और साउथ अमेरिका से, यूएस से और साउथ अमेरिका से प्रोक्योरमेंट बढ़ा रहा है। यानी हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, रशिया से भी हम ऑल टुगेदर बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां का तेल सबसे सूटेबल है हमारे लिए। ठीक है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है, सस्ता मिल रहा है, इंडियन रिफाइनरीज हैं, जो इंडियन रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको भी सूट कर रहा है। तो हमको वहां से लेते रहना पड़ेगा। लेकिन यूएस की सैंक्शंस की वजह से अभी क्या है, मार्केट दोबारा से डिस्टॉर्ट होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब आवश्यकता किस चीज की है कि हम अपनी डिप्लोमेसी को दोबारा से रीओरिएंट करें। जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसको भी हम दोबारा से रीओरिएंट करें। नए मार्केट्स हैं,
ठीक है, नए बायर्स, नए सेलर्स हैं, उनके पास जाएं और एक कंसिस्टेंट सप्लाई वो प्रोक्योर कर पाए। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में क्या आवश्यक है? वे फॉरवर्ड में ये हमको जानना जरूरी है, या हमको ये पता होना चाहिए कि इंडिया को जो अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी है उसमें और ज्यादा डायनामिसिटी लानी पड़ेगी। जो हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी है उसमें और ज्यादा डायनामिसिटी लानी पड़ेगी। हमको नए फ्रंट्स, नए मार्केट्स, नए सेलर्स खोजने पड़ेंगे जो कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं जिनसे हम नहीं लेते थे। जैसे साउथ अमेरिका में ठीक ठाक बे एरिया है, गल्फ वाला रीजन है, वहां ठीक ठाक तेल है, वहां ठीक ठाक तेल है, हम उनको हार्नेस करें। तो एनर्जी डिप्लोमेसी को और ज्यादा डायनेमिक बनाना है, और ज्यादा डायनेमिक बनाना है, उसमें और ज्यादा डायनेमिसिटी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है कि अनएक्सेस्ड कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं, उनसे और तेल लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे साउथ अमेरिका की कंट्रीज हो गई, यहां ठीक ठाक तेल है। तीसरा क्या? हमको अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। इसमें क्या है? जैसे जीएसआई है, ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या कर सकता है? वो और सर्वे कर सकता है कि कहीं तेल निकला है। तेल निकलता है ना कहीं, तो हमारे पास ठीक ठाक कोस्ट लाइन है। ठीक है, हमारे पास ठीक ठाक ईईजेड्स हैं। ईईजेड्स क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, जो कोस्ट लाइन से आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। मतलब वहां तक हमारी सॉवरेनिटी रन नहीं करती है, लेकिन वहां पे जो क्रूड है या तमाम टाइप के मरीन रिसोर्सेज हैं वो उसको हम हार्नेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है वो प्रोएक्टिवली, ओएनजीसी है, ठीक है, वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। हम नए फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स हैं, वो डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, प्लस हमको ओबीएल जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इफेक्टिवली यूज करना है। ओबीएल क्या है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी क्या है? ऑयल एक्सप्लोरेशन की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो इंडिया में कहीं तेल के कुएं हैं वहां उसको हार्नेस करती है। ठीक है, ओएनजीसी की एक फॉरेन आर्म है जिसको हम ओबीएल कहते हैं, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओबीएल क्या करता है कि बाहर जाके ऑयल वेल्स है उसको लीज पे ले लेता है, उससे जो भी ऑयल निकलता है वो इंडिया लेके आता है, और लीज अमाउंट जो है या रॉयल्टी है वो उस कंट्री को दे देता है। तो ओबीएल जैसे रशिया में अपने ऑपरेशन चलाता है, रशिया में ऑपरेशन चलाता है और भी कुछ जगहों पे, तो ओवीएल भी अपने जो ऑपरेशंस हैं वो एक्सपेंड करे, जिससे धीरे धीरे हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से सेल्फ रिलायंस की ओर मूव करना शुरू कर दें। आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज ये है कि हम क्या है? नेट एनर्जी इंपोर्टर है। हम नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं, तो ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे और हमारे फिजिकल सिस्टम पे भी प्रेशर डालता है। तो हम इसको जितना ज्यादा कट कर पाए, एनवायरमेंटली हम जितना ज्यादा सस्टेनेबल हो पाए उतना अच्छा है। तो हमको जो अपना मोटर व्हीकल्स हैं उनका भी जो पैराडाइम है, जो मैट्रिक्स है, वो चेंज करना पड़ेगा। हमको ईवी स्पेस की ओर मूव करना पड़ेगा। ईवी स्पेस प्लस हाइब्रिड व्हीकल्स आ गई हैं अब। ठीक है, जब हम ऑटोमेटिकली ईवी स्पेस हाइब्रिड व्हीकल्स की ओर मूव करेंगे तो क्रूड का जो डिमांड है वो कम होगा। जैसे हमने धीरे धीरे क्या किया, ट्रेन को पूरा पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है 100% इस समय। ठीक है, अब देखिए काले धुएं नहीं उड़ते हैं, ऊपर बस तार लगी रहती है। तो क्या हुआ, हमने ठीक ठाक जो डीजल कंजम्पशन है वो काटा है, ठीक ठाक डीजल कंजम्पशन है हमने वो काटा है। सीएनजी बसेस चलने लगी हैं, तो हमने अब धीरे धीरे देखिए, अब टू व्हीलर्स, मैक्सिमम लोग जो टू व्हीलर्स एक्टिवा वगैरह लेते थे पेट्रोल वाली, अब क्या है, वो ओला की जो ईवी आ गई है, और भी एथर वगैरह कुछ कंपनीज है वो लेना शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे हम ईवी स्पेस की ओर मूव कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होती है?
हाँ, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका, एक एक्सट्रीम होता है आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो डीजल पेट्रोल की कन्वेंशनल गाड़ियां आती हैं, और दूसरा क्या होता है, ईवी होता है। इसमें इसमें हम्म। तो उसको भी हमको सस्टेनेबल करना है, कोयले से कम बिजली पैदा करनी है हमको, न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया उससे। क्योंकि बात तो यही हो रही है ना कि आप ईवी गाड़ी तो चला रहे हैं, लेकिन जहां चार्ज कर रहे हैं जिस बिजली से, वो कोयले से निकल रही है। तो हमको एंड टू एंड सोल्यूशन क्या करना है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल करना है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल करना है, कि जो प्राइमरी सोर्स है जहां से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबल हो। तो हम कोयला ना जलाएं, हम क्या करें, सोलर पैनल से उससे बिजली बनाएं, सोलर बिजली हार्वेस्ट करें, हम न्यूक्लियर एनर्जी हार्वेस्ट करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हार्वेस्ट करें, कि एंड टू एंड सोल्यूशन हो वो सस्टेनेबल रहे। क्या? हाँ, लिथियम तो हम कुछ भी नहीं बनाते हैं, लिथियम हमारा सारा बाहर से आता है। बैटरीज अब यहाँ बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा ओवरटली रिलायंट हैं किस पे, चाइना पे, लिथियम के लिए। हाँ। हाँ, तो ये क्या है, हाइब्रिड व्हीकल, जिनको नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, एक होता है आईसी इंजन, जो पुराने हम देख रहे थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, उसमें क्या है, पेट्रोल डीजल भरवाइए 10-12 का माइलेज देती है। ठीक अपोजिट एंड पे क्या है, ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें आईसी इंजन होता ही नहीं है, इसमें बस बैटरीज होती हैं, पेट्रोल डीजल नहीं पड़वाना है। बीच में आती हैं हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स, आधा इसमें कंपोनेंट होता है आईसी इंजन का, आधा इसमें बैटरी रहती है। ठीक है, मतलब गाड़ी शुरू होगी और एक लेवल तक, मतलब एक्सेलरेशन जब चाहिए होता है, आरपीएम बहुत तेजी पे रहती है, तब तक आपका आईसी इंजन काम करेगा। और जब आपकी गाड़ी ग्लाइड करने लगेगी हाईवे पे, 40 पे, 50 पे, क्रूज कंट्रोल पे, 70 पे, 80 पे, तो आपकी गाड़ी जो है वो बैटरी पे आ जाती है। इनको हम कहते हैं हाइब्रिड व्हीकल। तो हाइब्रिड व्हीकल में आईसी वाला भी कंपोनेंट रहता है और साथ ही साथ ईवी वाला भी कंपोनेंट रहता है। किसमें? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे नई वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, वो हाइब्रिड है, उसमें बैटरी बहुत बड़ी सी लगी हुई है, लेकिन उसमें पेट्रोल भी आपको भरवाना है। तो पेट्रोल, कुछ दूर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलेगी, ठीक है। और फिर क्या है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी में रीजन टेक्नोलॉजी होती है, रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी, कि मतलब जब आप ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी आपकी धीरे होती है, तो डायनामो से बैटरी आपकी दोबारा चार्ज होने लगती है। ठीक है, तो माइलेज जो 12 का आना चाहिए वो कितने का आता है, 24 का आने, 25 का, 26 का आने लगता है। ठीक है, वो क्यों आता है, क्योंकि पेट्रोल भी है और आधी गाड़ी आपकी इस पे चल रही है। टोयोटा की एक और गाड़ी है, हाई राइडर, वो आपका सर्दियों के टाइम पे 32-32 का माइलेज, 32 का, 34 का, 36 का, अगर आप 50 पे क्रूज पे डाल के छोड़ दे रहे हैं तो 36-36 का माइलेज दे रही है। शुरुआत इंजन ऑन होना पेट्रोल पे है, शुरुआती एक्सलरेशन, जहां एक्सलरेशन जैसे लाल बत्ती छूटी तो गाड़ी को एक्सलरेट करना है, वहां पर आईसी इंजन काम करेगा, फिर आप ग्लाइड करने लगेंगे फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में, तो आपका बैटरी है वो काम करना है। तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे ईवी स्पेस और हाइब्रिड, हाइब्रिड स्पेस, इसमें भी धीरे धीरे मूव करते जाना है। ठीक, एक इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, फेम स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा, फेम, और एक पढ़ लीजिएगा कैफे नॉर्म्स। ये दोनों आर्टिकल्स हम कर चुके हैं, आज का टास्क है फेम स्कीम और कैफे नॉर्म्स। ठीक है, इसी से एसोसिएटेड है, तो मैंने आपको बता दिया।
आरसीईपी चीन रहित रणनीति से आपका क्या तात्पर्य है? भारत के आरसीईपी में शामिल होने की रणनीति की तुलना में इस रणनीति को बेहतर क्यों माना जा रहा है? What do you understand by RCP minus China strategy? Why this strategy is being perceived as being superior to India joining the RCP? $150, 10 marks, 150. लिख लेंगे सब लोग आज ही के लेक्चर। अगर आपने समझ लिया, सब कुछ इंटरनलाइज कर लिया तो बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, यूपीएससी के मेंस के पेपर्स ऐसे ही आएंगे, स्टैटिक नहीं रहेंगे, बहुत डायनेमिक रहेंगे। ठीक है, आपको तुरंत तुरंत माइंड अप्लाई करना है। हाँ, इसको पूरा पूरा पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा। जो लोग लिखते हैं रेगुलरली उनको तो पता है क्या फॉर्मेट रहता है। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए यह है कि आपको बहुत क्रिस्प 3 लाइन 4 लाइन से बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। पॉइंटर्स में आंसर लिखने हैं, और पॉइंटर्स कितने, 1-2 लाइन के, बहुत बड़े बड़े पॉइंटर्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, हटाऊं?